जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद ने कहा, भाजपा जनता के हितों की बात नहीं करके सिर्फ भावनात्मक भाषण देना जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद के बिहार के क्षेत्र भ्रमण के दौरान जयनगर पहुंचे। अनुमंडल मुख्यालय स्थित सिंचाई विभाग के महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद का भव्य स्वागत कर सम्मानित किया गया। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के उपस्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री के द्वारा प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार आम जन के मुद्दों और किए हुए वादों को भूलकर सिर्फ भावनात्मक बात कर आमजनों के बीच भ्रम फैलाने की बात और राजनीति करते हैं। केंद्र सरकार की यह सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार बनकर रह गई है। किसान, आम जन, छात्र, नौजवान, गरीब विरोधी है और पूंजीपतियों के हित की केंद्र सरकार बनकर रह गई है। नौजवान बेरोजगारी, आम जन महंगाई और किसान एमएसपी की मांग को लेकर सड़क पर है। इस मौके पर कांग्रेस के मधुबनी जिला के पूर्व युवा जिला अध्यक्ष अनुरंजन सिंह, कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, नित्यानंद झा, रामचंद्र शाह, ललन कुमार सिंह, राम इकबाल पासवान, अजय राय, राजद के वरिष्ठ नेता प्रदीप प्रभाकर, सचिन चौधरी, नौशाद आलम, भाकपा के भूषण सिंह सहित अन्य मौजूद थे। पत्रकार साथियों का इस पर पत्रकार वार्ता में स्वागत है। एक विषय पे बात करना चाहता था। अभी भारत सरकार के रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता राजनाथ सिंह जी पधारे थे यहाँ मिथिला में। दरभंगा भी आए थे और भी जगह गए थे और उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही कि 10 साल हो गया भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार पर अभी तक तो कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। शायद इससे बड़ी गलत बयानी कोई दूसरी नहीं हो सकती। पहले दिन से मोदी सरकार पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, चाहे वो राफेल का मामला हो, चाहे वो नोटबंदी का मामला हो, चाहे जो अदानी के कोयला खदान का ऑस्ट्रेलिया का मामला हो, चाहे और भी कई बातें हैं। पीएम केयर फंड का मामला हो। पीएम केयर फंड में तो सरकार की संस्थाओं से, रेलवे से पैसा लिया गया, कहा गया कि नहीं ये प्राइवेट फंड है, इसलिए इसका सीएजी से कोई जांच नहीं होगी, कोई ऑडिट नहीं होगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मामला आया है, कांग्रेस वाले या अपोजिशन के लोग पहले से कह रहे थे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी निर्णय दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, ये इतना बड़ा, ये साबित करता है मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, कैसे बना, ये हम 2 मिनट में आपको बताते हैं। जब हम लोगों की सरकार थी तो एक कानून था कि अगर 20,000 रुपये से ज़्यादा आप राजनीतिक दल को चंदा देते हैं तो आपको उसको बाय चेक देना पड़ेगा, यानी ऑन रिकॉर्ड बैंक ट्रांजैक्शन होगा, वो रिकॉर्ड में रहेगा, खाते में रहेगा कि ये जानकारी है। लेकिन मोदी सरकार में आने के बाद उसको घटा के कहा नहीं 20,000 बहुत है, 2,000 कर दिया। लोगों को भी लगा, आम लोग की साहब वाह 18,000 रुपया एक आदमी के, इससे बच जाने की बात है। मगर दूसरी तरफ क्या किया मोदी सरकार ने कि स्टेट बैंक से कह दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड बनेगा और वो बॉन्ड कौन खरीदेगा और किसको देगा इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं होगी। एक तरफ तो आप 20,000 से 2,000 कर रहे हैं कि इस 2,000 तक ही आप बेनाम के दे सकते हैं, नहीं तो आपको चेक से देना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप कर रहे हैं कि हजारों हजार करोड़ रुपया बॉन्ड बना के, और वो बॉन्ड बैंक से आप खरीदिए, बैंक ने बॉन्ड बनाया 2,000-4,000 करोड़ का और आपने खरीद लिया। आपका नाम नहीं रहेगा,
और जिसको आपको देना है उसको भी नहीं। ये है कि सिर्फ ज़बानी आप कह दीजिए कि आपके अकाउंट में इतना बॉन्ड हम खरीद के आपके नाम पे दे दिया, आपने उसको कैश करा दिया। अभी इलेक्शन कभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको इलीगल करा दिया, अनलॉफुल करा दिया। और जो बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि बड़े बिजनेसमैन के यहाँ छापा पड़ा, आज छापा पड़ा और जांच शुरू हुई और 10 दिन के बाद उस बिजनेसमैन ने बॉन्ड खरीद करके दे दिया भारतीय जनता पार्टी को। उसका केस पेंडिंग में चला गया। लगभग 6,000 करोड़ रुपया, 6,665 करोड़ रुपया शायद, यहाँ तक मुझको याद है, ये बॉन्ड खरीद करके लोगों ने दिया है। उसमें लगभग 300 करोड़ रुपया से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिनके यहाँ सरकारी छापा पड़ा है, इनकम टैक्स का, सेल्स टैक्स का और चीज़ों का, और उन्होंने बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। तो इससे ज़्यादा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके और उसको कहा कि साहब ये बिल्कुल इल्लीगल है, गलत है, इसको ख़त्म कीजिए, तो उसमें ये दावा करना, भ्रष्टाचार के आरोप और भी हैं। जो नोटबंदी हुई वो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इस देश का, और वो क्यों हुई 2 मिनट में हम आपको समझाएंगे। लेकिन अभी हमने जो बात की कि राजनाथ सिंह जी का ये बयान, ये मोदी सरकार पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, ये हास्यास्पद है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे प्रतिबंध लगाया है उसको गैर कानूनी कहा है। ये मोदी सरकार के भ्रष्टाचार को क्लियर साफ रूप से उजागर करती है। अब हम समझाने के लिए आपको बताते हैं कि नोटबंदी क्यों लगी। नोटबंदी इसलिए लगाई गई कि जिन लोगों से भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इलेक्शन के समय में मदद लिया था, जिन बड़े बिजनेस हाउसेस से, उनको मदद करने के लिए उन्होंने लोन लिया हुआ था बैंक से। उन्होंने कहा कि हमको क्या मदद कीजिए कि हमारा लोन माफ़ करवा दीजिए। बैंक्स को कहा गया कि भाई ये जो बड़े बिजनेसमैन हैं और कुछ छोटे भी, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जिनका आप नाम जानते हैं, कि इनको नया लोन दे दीजिए और जो पुराने जिनका लोन है माफ़ कर दीजिए। बैंक्स ने कहा कि हमारे पास पैसा कहाँ है, पैसा तो 2-3 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक रखती है कि देश पर कुछ आफत नागानी आ जाए, पूरा भूकंप आ जाए, बाढ़ सुखाड़ हो जाए, पाकिस्तान अटैक कर दे, चाइना अटैक कर दे, दोनों मिल के एक साथ अटैक कर दे, तो कंटीजेंसी के लिए रिजर्व बैंक 2-3 लाख करोड़ रुपया ये करते हैं। 2-3 लाख करोड़ रुपए, आप लोगों को लगता होगा इतना पैसा, 86 लाख करोड़ रुपए के नोट छपे हुए थे। जो 1000 और 500 का नोटबंदी हुआ था, वो 46 लाख करोड़ की नोट छपा हुआ था जो सर्कुलेशन में थी। तो बैंक ने कहा पैसा नहीं है, आप अपील कीजिए तो हम को लोग पैसा जमा करेंगे, हम माफ़ कर देंगे, नया लोन भी दे देंगे। तो किसी के अपील करने से कोई कारोबार बंद करके तो पैसा बैंक में जमा नहीं करेगा। तो एक दिन नोटबंदी हुई और 3 महीने का वक्त दिया गया कि आप पैसा जमा कर दीजिए। देश के लोग अभी भी बात कीजिए तो 99 पॉइंट समथिंग कहेंगे कि वापस आ गया पैसा। और वो पैसा वापस आने के लिए वो जो 86 लाख करोड़ का नोट छपा था, वो जब बैंक में जमा हो गया तो उसमें से अभी तक 12 लाख करोड़ से ज़्यादा नरेंद्र मोदी सरकार ये बड़े पूंजीपतियों का माफ कर चुकी है। और नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जो पैसा लेके भागे लोग, इन सब को नोटबंदी के बाद बैंक से लोन दिया गया। जिनका बाकी था उनको माफ़ किया गया, और जो उसमें और जिन्होंने से इलेक्शन में मदद लिया था उनको बाद में मदद की गई।
तो आप सोच सकते हैं कि जो सरकार इस तरह के भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हो, उसको ये दावा करना कि कहीं भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, मैं समझता हूं कि ये हास्यास्पद है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को अभी इलीगल कहा, उस पर रोक लगाई, वो उजागर करता है और बिल्कुल दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस तरह भ्रष्टाचार किया है, जिसको हिंदी और आप सरेंडर किए तो आपसे पैसा लेके एजेंसियों को कह दिया कि अब ढीले पड़ जाओ, और नहीं हुआ तो फिर उसके साथ कड़ाई कर रहे हैं। ये सिर्फ राजनीतिक लोगों के यहाँ ईडी और सीबीआई का मामला नहीं है, ये जो बिजनेस करते हैं लोग, जिन्होंने उनको पैसा नहीं दिया, उनके यहाँ छापा मरवाया, उनसे इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर के मामला रफा दफा कर दिया। तो इस बात को देश के लोगों को मालूम होना चाहिए, देश की जनता को मालूम होना चाहिए। और आपका जनतंत्र में आप तीसरे स्तंभ हैं, चौथे स्तंभ हैं आप सबसे मजबूत, लेजिस्लेटर, जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और पत्रकार, मीडिया। तो आपके ज़रिए हम अपील करना चाहते हैं आपसे भी कि देश की जनता को इन बातों को अवगत कराइए। लोग भ्रम फैलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि जितने आरोप नरेंद्र मोदी जी की सरकार पे लगे हैं, हिंदुस्तान की किसी सरकार पे वो नहीं लगे। इसलिए इन्हीं बातों पे मैं चर्चा करना चाहता था। अगर कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं तो। सर, इसका मतलब ये कि नोटबंदी जो होगा उससे पूंजीपतियों को ही फायदा हुआ? उन्हीं के लिए नोटबंदी की गई थी। गरीब तो देखा होगा कि लाइन में हमारे 46 बैंककर्मी को, किसी को सेरेब्रल हेमोरेज हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ। लोग, बेटी की शादी है, बच्चे को स्कूल की फीस देना है, बीमारी का इलाज करना है, पैसा नहीं था लोगों के पास। और ये सिर्फ हुआ कि जब 86 लाख करोड़ का जो छपा हुआ नोट था सर्कुलेशन में, वो बैंक में जमा हुआ, और बैंक पर लाख लाख करोड़ का जो लोग कर्ज लिए हुए थे उनको माफ कर दिया गया। 12 लाख करोड़, फिर से मैं दोहराता हूँ, 86 लाख करोड़ का नोट छपा था, 1000 का और 500 का, इतना बड़ा देश है, और उसमें से 12 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा सका। हमारा किसान कोई आज कर्ज लेता है, 25,000 रुपया कर्ज लेगा, अगर वो नहीं समय पर अदा कर सकता है तो उसको नेम एंड शेम उसका फोटो छापते हैं, उसके यहाँ वसूली के लिए आदमी भेजते हैं, पुलिस जाती है, और करोड़ों रुपया लेकर के पूंजीपति उनका माफ कर दिया गया। तो इसलिए इस बात को देश की जनता को जानना चाहिए कि एक कहावत है, हम लोग मोदी सरकार के बारे में हमेशा कहते हैं, कि हम लोग पढ़ते थे किसी की जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के ज़रिए, वो वही है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के लिए है, उनके द्वारा ही बनाई हुई सरकार, उन्होंने ही बनाया। और उनको पहले मोदी जी ने कोशिश की, लंबी कहानी है, ज़मीन देने की। हमारी सरकार ने ज़मीन अधिग्रहण का कानून 2013 में बदल दिया, 14 में ही आए हैं, 13 में बदल दिया कि अगर आपको ज़मीन लेनी है किसान की तो मार्केट रेट से चौगुना देना पड़ेगा। कोई बिजनेसमैन तैयार नहीं। कहा कि आप ज़मीन लेते हैं तो किसान को तो कुछ पैसा मिलता है, लेकिन उस पर जो मजदूरी करने वाले लोग हैं उनकी मजदूरी चली जाती है, तो आपको सोशल इम्बैलेंस को भी दूर करना पड़ेगा, यानी उनको भी ये करना पड़ेगा। तो ये किसी पूंजीपति को मंजूर नहीं। उसके बाद एक शर्त लगा दी कि अगर उसमें कोई फैक्ट्री खुलती है, कोई कल कारखाना बनता है, उसमें नौकरी लगती है, तो जिनकी आपने ज़मीन ली है किसानों की, या उनके जिनकी मजदूर, जिनका रोज़गार गया है, उनके बच्चों को उसमें से कुछ देना पड़ेगा। ये किसी बिजनेसमैन को पसंद नहीं। तो उसको आप याद कीजिए, आप सब लोगों को याद है, मोदी जी ने ऑर्डिनेंस जारी करा के 3 बार, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, उनसे दस्तखत करा के उस भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की कोशिश की, लोकसभा से पास भी करवा लिया, राज्यसभा में बहुमत नहीं थी मोदी जी को, तो 3 बार वापस गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो ज़मीन अधिग्रहण, आप लोगों को हम ज़मीन नहीं दे सकते हैं। पूंजीपतियों ने इसी उम्मीद पर मदद की थी कि ज़मीन देंगे। पूछा दूसरा क्या उपाय है, तो कहा वही कि हम लोगों को बैंक का कर्ज है वो माफ़ कर दो, और इन लोगों को, नए आदमी को कर्ज दिला दो, हमारा अभी माफ़ कर दीजिए, और 5 साल के बाद जब जाने लगेगा तो इनका माफ़ कर दीजिए। तो नोटबंदी भी भ्रष्टाचार का मामला था,
और अभी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है। तो इससे ज़्यादा और क्लियर कट एविडेंस कोई नहीं हो सकता कि मोदी सरकार पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वो लगभग न्यायालय द्वारा साबित हो रहे हैं। देखिए, अभी तो हमारे गठबंधन की बैठक होगी, मेरे ख्याल में परसों 3 तारीख को मीटिंग है। आपके जरिए हम लोगों से अपील भी करेंगे कि कांग्रेस के भी लोग रहेंगे, तेजस्वी जी रहेंगे, आरजेडी के लालू जी रहेंगे, सब लोग रहेंगे, हमारे गठबंधन के सीपीएम के, माले के सभी लोग रहेंगे, ज्वाइंट रैली है। उसके बाद हम समझते हैं कि सीटों का फैसला होगा। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत मामला है, मैं 16 अप्रैल 2023 को ही घोषणा कर चुका कि मैं लोकसभा या विधानसभा का चुनाव अब जीवन में नहीं लड़ूंगा। उस फैसले पर मैं अभी भी कायम हूँ कि मैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी को मिले, हम कांग्रेसी हैं, हमारी पार्टी नहीं तो गठबंधन का कोई भी उम्मीदवार आएगा तो हम लोगों से जो हो सकेगा हम लोग मिलकर। आला कमान का अगर निर्णय हो आपके पास? नहीं, आला कमान का क्यों निर्णय होगा? बहुत लोग हैं यहाँ लड़ने वाले, किसी के बगैर किसी का काम रुका है दुनिया में, चलता रहता है। मेरा व्यक्तिगत फैसला है। 24 में महागठबंधन का क्या रोल रहेगा, कितने सीटें आएंगी? देखिए, ये तो कोई भविष्यवाणी या भविष्यवक्ता हम लोग नहीं है, लेकिन जो समाज में मोदी जी की सरकार के लिए और उनके परफॉर्मेंस के जो लोगों में आक्रोश है, जो महंगाई की वजह से लोगों को आक्रोश है, जो बेरोजगारी, हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, अभी किसान का आंदोलन चल रहा है। मोदी जी ने वादा किया था कि MSP हम देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहते हैं। स्वामीनाथन जी को वो भारत रत्न अवार्ड दिया, जिनका वो रिकमेंडेशन है, उनको तो भारत रत्न दे दिया, लेकिन उनका रिकमेंडेशन है कि किसानों को MSP दीजिए, वो देने को तैयार नहीं है। इसलिए किसान कहा था कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगुनी हो जाएगी। आप सब हम लोग किसान समाज के हैं, क्या किसानों की आमदनी दुगुनी हुई? बल्कि घट गई पहले से। कहा था कि भारत के हर व्यक्ति के सर पे छत रहेगी, यानी उनको मकान दे दिया जाएगा। आप बता दीजिए, आप हम सब इसी समाज में रहते हैं, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये बात थी। रोजगार घट रहा है, रोजगार इस देश में बढ़ नहीं रहा है। तो इसलिए लोगों में नाराजगी है, निराशा है, लेकिन भावनात्मक मुद्दों पे कुछ वोट होता है, उसमें कुछ फायदा हो जाता है। इसीलिए मोदी जी या उनको कोई समर्थन न रोजगार पर बोलेंगे, न किसान पर बोलेंगे, न महंगाई पर बोलेंगे। वो आपको भावनात्मक मुद्दे पे भटकाएंगे और लोगों की कोशिश करेंगे कि लोगों का दिमाग असली मुद्दे की तरफ नहीं जाए, भावनात्मक मुद्दे की तरफ रहे। लेकिन देश की जनता, भारत का जनतंत्र भी अब परिपक्व हो रहा है। कई विधानसभा के चुनाव वो हारे हैं आज के दिनों में। अभी हाल में उसमें भी बहुत लोगों को भ्रम है। 5 राज्य का चुनाव हुआ, 3 भारतीय जनता पार्टी जीती, हम 1 ही जीत पाए तेलंगाना में। लेकिन वोट जो टोटल 5 प्रदेश में आया, उसमें कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट ज़्यादा है, जोड़ के सब राज्यों में। तो लोग अब पहचानने लगे हैं, भारत का जनतंत्र परिपक्व हो रहा है। धीरे धीरे लोगों को असर होगा। भावनात्मक मुद्दे, 1 इलेक्शन 2 इलेक्शन कितने दिन? तो इसलिए जब लोगों को लगेगा कि ये भावनात्मक मुद्दे असल हमारे जो समस्याएं हैं, आज बेरोजगारी इस देश में 45 सालों में सबसे ज़्यादा, किसान की आमदनी 14 सालों में सबसे कम है, लेकिन इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी। मोदी जी या उनके लोग इस मुद्दों पे चर्चा नहीं करने देंगे। वो चर्चा करेंगे, दूसरी भावनात्मक मुद्दों की बात करेंगे। सर, सरकार बहुत सारे सरकारी संस्थान जिसको है उसको निजी प्राइवेट संस्थानों के हाथ में दे रही, इस पर क्या कहना? देखिए, हम लोग प्राइवेट बिजनेस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आप सारी चीज़ें बेच दीजिएगा तो ये देश की संपत्ति आप बेच रहे हैं। अगर पूर्वजों की संपत्ति बनाई हुई कोई बेटा लगातार बेचता चला जा रहा है, उसको क्या कहते हैं हम आप समाज में? आप खुद समझदार हैं। एक व्यक्ति के लिए सिर्फ वो किसान के खिलाफ जो कानून बना, 3 जिसको माफ़ी मांग के मोदी जी ने वापस लिया पिछले साल, अभी भी किसान आंदोलन में है, लेकिन पिछले साल वो सिर्फ इसलिए हुआ कि किसान को खेती में घाटा हो। किसान
किसान को खेती में घाटा हो और किसान अपनी जमीन बेचने पर मजबूर। अदानी जी ने 2-2 एकड़ का गोडाउन बनाना शुरू किया, सस्ते दाम पे अनाज खरीद के, और महंगे समय में बेचेंगे। एमएसपी सरकार पर यही दबाव है। मोदी सरकार एमएसपी क्यों नहीं दे रही है? कि उनका दबाव है कि एमएसपी हो जाएगी तो एक रेट मिलने लगेगा। एमएसपी के क्या स्वामीनाथन जी ने कहा था कि जो पूंजी लगती है किसान को उसका 50% और दे दीजिए। 100 रुपया पूंजी लगी तो 100 रुपया पूंजी, अब 50 रुपया और 150 रुपया दे दीजिए। यही स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है। तो उस पर चर्चा नहीं करके